हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 4th चल रही थी, जो व्यक्तित्व से संबंधित है। हमने कल पढ़ा था फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत फ्रायड ने मन को 3 भागों में विभाजित करके बताया था: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। फिर है फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत फ्रायड ने व्यक्तित्व का गतिशील पक्ष माना है और 3 भाग बताए हैं: इदम, अहम और पराहम। उसी सीक्वेंस में आज हम आगे पढ़ेंगे फ्रायड का रक्षात्मक प्रक्रम। फ्रायड का रक्षात्मक प्रक्रम। फ्रायड का रक्षात्मक प्रक्रम के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती हैं, उन्हें रक्षात्मक प्रक्रम कहते हैं। तो रक्षात्मक प्रक्रम किसे कहा जाता है? कि व्यक्ति द्वारा मानसिक तनाव और संघर्ष कि उसके मन में यदि किसी विषय वस्तु या किसी चीज के प्रति या किसी बात के प्रति, किसी घटना के प्रति कोई मानसिक तनाव चल रहा है और संघर्ष अर्थात दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, उसको कम करने के लिए जिन जिन युक्तियों को अपनाया जाता है, उन्हें रक्षात्मक प्रक्रम कहते हैं। तो व्यक्ति द्वारा मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती हैं, उन्हें रक्षात्मक प्रक्रम कहते हैं। रक्षात्मक प्रक्रम से तात्पर्य उन युक्तियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करता है। फ्रायड द्वारा अपनाए गए प्रमुख रक्षात्मक प्रक्रम निम्नलिखित है, जिसमें फर्स्ट है दमन। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए ऐसी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं जो घृणित, कामुक, अनैतिक एवं असामाजिक होती हैं, को चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दमित कर देता है। कल हमने पढ़ा था चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन में था कि जो घृणित, असामाजिक, अनैतिक कार्य होते हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको अचेतन मन में दबा दिया जाता है, दमित कर दिया जाता है, जिन्हें हम कर नहीं सकते हैं। तो इस सुरक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने तनाव और मानसिक संघर्ष को कम करने के लिए ऐसी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं जो घृणित, कामुक, अनैतिक एवं असामाजिक होती हैं, को चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दमित कर देता है। जहां ये पूर्णतया समाप्त नहीं होती है, परंतु कुछ समय के लिए दब जाती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रायड का रक्षात्मक प्रक्रम, और रक्षात्मक प्रक्रम में वे युक्तियां बताई गई हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक तनाव और मानसिक संघर्ष को कम करता है, जिसमें पहली युक्ति है दमन,
कि ऐसी संवेदनाएं या अनुभूतियां जो अनैतिक असामाजिक होती हैं उन्हें हटाकर हम चेतन मन से अचेतन मन में दबा दिया जाता है। सेकंड युक्ति, यौक्तिकरण। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए किसी तथ्य की युक्तिपूर्ण व्याख्या करता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा गरीबी की चिंता दूर करने के लिए यह सोचना कि उसके घर की सूखी रोटी दूसरे के घरों के हलवा और मिठाई से अच्छा है। क्योंकि यदि जैसे कोई गरीब है जिसके पास मान लो खाने के लिए रूखा सूखा मिलता है, तो उसके दिमाग में ये चलेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अर्थात मानसिक संघर्ष होगा, चिंता होगी। तो उसका वह एक युक्तिपूर्ण उपाय सोचता है कि इस चीज को या इस बात को हम किस तरीके से सोचें कि हमारे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है, जो संघर्ष चल रही है, जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, वो कम हो जाए। तो हमेशा कहा जाता है ना कि अपने से नीचे वाले को देखकर जीना चाहिए तो हमें संतोष प्राप्त हो जाता है अपने आप ही। उसी तरीके से है कि जैसे किसी व्यक्ति को गरीबी की चिंता दूर करने के लिए उसे ये सोचना चाहिए कि उसके घर की जो रूखा सूखा जो खाना उसे मिल रहा है वह दूसरे के घर के हलवे और मिठाई से अच्छा है। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा या प्रेरणा से निकालने के लिए उस इच्छा या प्रेरणा के ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा व्यक्त करता है। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण। इस प्रक्रम में व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा या प्रेरणा से निकालने के लिए उस इच्छा या प्रेरणा के ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा व्यक्त करता है। अर्थात उसके मन में जो कार्य करने की इच्छा है या जिस तरीके का वो कार्य करता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये कार्य सही नहीं है या ये अनैतिक है या उसके प्रति उसके दिमाग में कुछ भी उथल पुथल या संघर्ष की स्थिति चलती है, तो वह क्या करता है, उसी कार्य को न करने के लिए बोलता है। जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना, कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त नेता होते हैं वह क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना। फोर्थ है प्रतिगमन। प्रतिगमन। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने संघर्ष को कम करने के लिए बाल्यावस्था के समान व्यवहार करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक तनाव की स्थिति में बालकों की तरह फूट फूट कर रोने लगना। फोर्थ हमारा रक्षात्मक युक्ति जो बताई गई है, जो प्रक्रम बताया गया है रक्षात्मक प्रक्रम, उसमें फोर्थ है प्रतिगमन। इसमें वह अपने संघर्ष को कम करने के लिए बाल्यावस्था के समान व्यवहार करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक तनाव की स्थिति में क्या करने लगता है, वह बालकों के जैसे फूट फूट कर रोने लगता है। कई बार सुना होगा, देखा होगा कि ऐसे क्या बच्चों के जैसे रोने लग जाते हो। तो वह अपने तनाव की स्थिति को कम करने के लिए इस प्रक्रम को अपनाता है और वह बालकों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। फिफ्थ है प्रक्षेपण। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने दोषों का दोषारोपण दूसरों पर कर देता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन।
इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने दोषों का दोषारोपण दूसरों पर करता है। जैसे कारपेंटर द्वारा बनाया गया दरवाजा टेढ़ा होने पर वह क्या कहेगा कि लकड़ी ही टेढ़ी थी। वह जो उसने टेढ़ा बनाया मतलब उससे कोई फॉल्ट हो गया है, उससे कोई गलती हुई है कि वह दरवाजा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, उसमें कोई नुक्स रह गई है, तो वह अपनी जो उससे जो गलती हुई है उसको दबाने के लिए वह क्या करेगा कि ये लकड़ी ही टेढ़ी थी इसलिए ये दरवाजा टेढ़ा हुआ है। वह होता है प्रक्षेपण। 6th युक्ति है विस्थापन। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए संवेग या प्रेरणा को किसी एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है, जैसा कि नाम से ही है डिस्प्लेसमेंट। जैसे माता या पिता द्वारा पिटाई होने पर अपने छोटे भाई बहन को पीटना, क्योंकि उससे गुस्सा उन पर आता है। गुस्सा किस पर आएगा? किसी टीचर ने या पेरेंट्स ने किसी की पिटाई, बच्चे की पिटाई कर दी है, तो वह क्योंकि वह उससे बड़े हैं, वह उनके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता है, उनको तो वह पीट नहीं सकता है, तो फिर वह अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा? छोटे बहन भाई होंगे तो उनको वह पीटेगा। तो ये होता है विस्थापन। जैसे कई बार देखा जाता है कि बहुत गुस्सा आता है, तो लेडीज अगर घर में काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई बर्तन पटक दिया, तो वो क्या हुआ, गुस्सा उनके ऊपर निकल रहा है, क्योंकि जहां गुस्सा उनको आ रहा है वहां वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसका विस्थापन वहां किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर किसी की पिटाई हो रही है बड़े की, अगर उसके घर में कोई छोटा बहन भाई है तो वह गुस्सा उस पर निकालेगा। तो ये था फ्राइड का रक्षात्मक प्रक्रम, जिसके अंदर 6 युक्तियां बताई गई हैं मानसिक तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए, जिसमें से पहला है दमन, कि ऐसी अनुभूतियां या संवेदनाएं जो अनैतिक या असामाजिक होती हैं उन्हें अचेतन मन में दबा दिया जाता है। दूसरा है युक्तिकरण, अर्थात कुछ युक्ति इस तरीके से बनाई जाती है कि मानसिक तनाव या संघर्ष कम हो। जैसे कोई गरीब है तो वो ये सोचता है कि जो अमीर है उनसे किसी भी चीज के कंपैरिजन कर रहा है, तो उससे अपनी चीज को बेटर बताने की वह कोशिश, समझने की वह कोशिश करता है। जैसे उसके घर में रूखा सूखा है तो वह सोचता है अपने मन में कि भाई जो उनके घर में हलवा बन रहा है लेकिन उससे बढ़िया है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, वो बाहर घूमना, उनको बाहर लेट आना पड़ता है, कैसे भी करके वो युक्ति निकालता है, और मैं तो कम से कम 5-6 घंटे काम करके और घर पे आराम से बैठा तो हूँ, आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, आराम से मैं बैठकर खाना खा रहा हूँ। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण, अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा या प्रेरणा से निकालने के लिए ठीक उसके विपरीत वह प्रेरणा या अपनी इच्छा है वह व्यक्त करता है। जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देते हैं। 4th है प्रतिगमन, अपने संघर्ष को कम करने के लिए बाल्यावस्था के समान व्यवहार करता है। 5th है प्रक्षेपण, किसी दूसरे के ऊपर वह अपने दोषों का दोषारोपण कर देते हैं। 6th है विस्थापन, इसमें अपना मानसिक तनाव या संघर्ष कम करने के लिए एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं अपने संवेग। अब है फ्राइड के सिद्धांत का शिक्षा पर प्रभाव। फ्राइड के सिद्धांत का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्राइड से पहले कोई भी चिकित्सक अपने रोगी के उपचार में मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता को नहीं समझ सका था, परंतु अब मानसिक रोगों के उपचार हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता बढ़ गई है, जिसका श्रेय मनोविश्लेषण सिद्धांत को दिया जाता है। सेकंड है, फ्राइड ने चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन को भी इम्पोर्टेंट माना है और अचेतन मन को
व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रमुख कारक भी स्वीकार किया है। हॉलीवुड सबसे अचेतन फ्रायड ने चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है और अचेतन मन को व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रमुख कारक स्वीकार किया है। तब से अचेतन मन का महत्व बढ़ गया है और व्यक्तित्व के अध्ययन में अचेतन मन की समीक्षा की जाने लगी है। अचेतन मन में होने वाले संघर्ष बालक की शिक्षा को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षक को अचेतन की इस संघर्षशीलता से परिचित होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया में स्मृति विस्मृति में अचेतन सक्रिय रहता है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी के व्यवहार के अचेतन प्रेरकों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और तदनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड है, फ्रायड ने इदम अहम पराहम की धारणा विकसित करके व्यक्तित्व संबंधी विचारों पर जीवन प्रकाश डाला है। फोर्थ, प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई कारण होता है। प्रकृति की समस्त घटनाएं इन्हीं के कारण होती हैं। स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। अचेतन ही किसी घटना के मूल में अभिप्रेरणा या उत्तेजना का कार्य करता है, तभी कोई ना कोई घटना घटित होती है और हमारा व्यवहार होता है। इससे अभिप्रेरणा के मनोविज्ञान को नई दिशा मिली है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को ऊर्जा केंद्रित माना है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की ऊर्जा को पहचाने और उसे सही दिशा दे, जिससे बालक के अहम का सही विकास हो। क्योंकि अहम है वो क्या करता है, हमने कल पढ़ा था कि अहम इदम और पराअहम दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। क्योंकि इदम का अत्यधिक विकास अधिक अगर इदम प्रभावी हो जाता है तो भी सही नहीं रहता है और अगर पराअहम हो जाता है तो भी वह अत्यधिक आदर्शवादी बन जाता है, जो कि व्यवहार आजकल के समाज में वह सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की ऊर्जा को पहचाने और सही दिशा दे, जिससे बालक के अहम का सही विकास हो। सिक्स्थ है, शिक्षा की प्रक्रिया में बालक पर पड़ने वाले आरंभिक प्रभावों का महत्वपूर्ण योगदान है। 5 वर्ष की अवस्था तक बालक को जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है, अर्थात उसमें जैसे संस्कार डलने होते हैं, नैतिकता का, सामाजिकता का विकास हो जाता है। उसमें संस्कार जो भी आने होते हैं, जैसा उसका नेचर होना होता है वैसा हो जाता है। अतः प्रेम, सहयोग, सहानुभूति भावी जीवन के दृष्टिकोण का निर्माण करती है। दंड निषेधात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि हम बालक को दंड देंगे तो उसके मन में हमारे प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसका जो विकास है वह कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। 7th है, मनोविश्लेषण सह शिक्षा का समर्थन करता है। मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था, उसमें सह शिक्षा अर्थात को एजुकेशन का समर्थन वह करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।